फ्रांस की राष्ट्रीय कला संस्थान द्वारा बनाए गए कड़े नियमों से कलाकार बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि बार बार उनकी खुद की अगर वो स्वतंत्र कृति बनाते थे तो उनको नकार दिया जाता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके एक जो स्टैंडर्ड स्केल उन्होंने फिक्स कर दिया था कि पुरानी कथाएं, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स या फिर राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स को ही वो ज़्यादा अहमियत दे देते। तो इस चीज़ से परेशान होकर लोगों के अंदर एक विद्रोह पैदा हो रहा था। खासकर ये विद्रोह एक ज्वालामुखी के रूप में तब फैला जब 1863 में बहुत बड़ी संख्या में 4000 पेंटिंग्स को कला संस्थान के द्वारा नकार दिया गया, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड स्केल के ऊपर खरे नहीं उतर रहे थे। ऐसे में बहुत सारे कलाकारों ने इकट्ठे होकर ये गुहार लगाई कि वो अपनी एग्जीबिशंस खुद लगाएंगे। ऐसे में वहाँ के राजा ने भी उन्हें स्वीकृति दी और उनकी अलग से कला एग्जीबिशन लगाएगी, आर्ट एग्जीबिशन लगाएगी, जिन्हें अस्वीकृत कला प्रदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था। राष्ट्रीय कला संस्थान के द्वारा जब उनके चित्र को नकार दिया गया तो उन्होंने जो कलाकार थे, कुछ कलाकारों ने मिलकर अलग से एग्जीबिशन लगाई। इस प्रदर्शनी के अंदर करीब बहुत से ऐसे कलाकार थे। 4000 जो पेंटिंग्स हैं नकारी गई थी, उनमें से 600 जो पेंटिंग्स थी वो कलाकारों ने वापस ली। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा करने से उनकी जो एक अस्मिता है या फिर उनका जो एक स्तर है कला संस्थान के अंदर वो बदल ना जाए, या इस विद्रोह का उनके ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। बहुत से लोगों ने तो अपने एग्जीबिशंस को वहाँ से हटा लिया, लेकिन कुछ कलाकारों ने मिलकर साहस किया कि वो इस राष्ट्रीय कला संस्थान के विरोध में अपनी खुद की एग्जीबिशन लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि खुद की स्वतंत्र जो भावनाएं हैं वो भी बयां की जा सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के अगर आज के सिनेरियो में मैं एग्जांपल दूँ तो राइट टू स्पीक जो एक रूल है कि किसी को भी अपने वक्तव्य को कहने का अधिकार है, ठीक वैसे ही वहाँ पर लोगों ने डिमांड किया कि राइट टू ड्रॉ, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने डिमांड किया कि खुद के चित्रों को बनाने का, खुद की स्वतंत्र भावनाओं को बनाने का अधिकार दिया जाए। हालांकि एग्जीबिशन पूरे तरीके से सफल तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे दर्शक वहाँ पर पेंटिंग्स को देखने के लिए आए, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा क्या है जो पेंटिंग्स को अस्वीकृत किया गया और लोगों ने साहस करके अपनी खुद की एग्जीबिशन लगाई। ऐसे में वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई वो हुई माने की पेंटिंग, एडवर्ड माने की पेंटिंग को लेकर। उस पेंटिंग का शीर्षक था तृण पर भोजन। देखने में पेंटिंग किसी भी तरीके का कुछ ऐसा विरोधाभास तो नहीं लिए हुई थी उनके अंदर जो लेकिन पेंटिंग्स बनाई जाती थी, कला उनको कहीं ना कहीं पुरानी कथाओं से जोड़ा जाता था, उनको शालीन दिखाया जाता था। लेकिन अब जो माने की पेंटिंग थी जिसमें तृण पर भोजन पर उन्होंने एक न्यूड लेडी को बैठे हुए दिखाया था, 2 कुलीन लोगों के साथ जो कि सूटेड बूटेड दिखाए हैं उन्होंने पेंटिंग में। ऐसा करना समाज को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये तो किसी वेश्या का चित्र लगता है जिसे कि आप नहीं बना सकते हैं। कैनवास पर सिर्फ उन्हीं न्यूड वुमेन्स को बनाया जा सकता है जो कोई ना कोई पौराणिक आधार लिए हुए हो। माने को ऐसी किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल पर उनके चित्र को नकारा जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। लेकिन फिर भी माने पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने चित्रों को लगातार एग्जिबिट करते रहे। कहीं ना कहीं ये विद्रोह चलता रहा और मुख्य तौर पर हम स्पष्ट तौर पर प्रभाववादी एग्जीबिशन की अगर बात करें तो 1874 में नज़र आता है, जब प्रभाववादी जो कलाकार थे वो अक्सर कैफ़े के अंदर मिला करते थे, वाद विवाद किया करते थे। उसके अंदर बहुत सारे फोटोग्राफर भी होते थे, आर्ट क्रिटिक्स भी होते थे, राइटर्स भी होते थे, कलाकार भी होते थे। ये सब का सब मित्र मंडल मिलकर कला के बारे में चर्चा किया करते थे कि कैसे राष्ट्रीय कला संस्थान की जकड़ से निकला जा सकता है और लोगों को बताया जा सकता है कि कला खुद में क्या है। 1874 में एग्जीबिशन लगाई गई प्रभाववादी कलाकारों ने। हालांकि उन्होंने अपना नाम प्रभाववादी नहीं रखा था, ये नाम उन्हें लुई लेरॉय नाम के एक कला समीक्षक ने दिया, जिन्होंने की शारीवारी मैगजीन के अंदर उनके प्रभाववादियों के लिए। प्रभाववाद कला आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में होती है, जहाँ पर कुछ कलाकारों के समूह ने पुराना जो तौर तरीका, जो पुराने तरीके जो चले आ रहे थे कला को लेकर, उनको तोड़ दिया था। उन्होंने सारे रूल्स को वायलेट कर दिया था और उनका मानना था कि उनकी ये समझ थी कि कब तक आखिर हम पौराणिक
कथाओं को, पौराणिक जो विषय हैं उनको लेकर कलाओं को करते रहे थे। इन कलाकारों के समूह ने पुराने विषयों को नकार दिया था। उन्होंने पुरानी कथाओं को छोड़ दिया था। बाइबल बेस्ड चित्रों को बनाना उन्होंने नकार दिया था। उनका मानना था कि ऐसे चित्र बनाए जाएं जो कि आंखों के सामने हो। जो उनका मानना था कि प्रकृति के अंदर, इस विशाल प्रकृति के अंदर कितने ही विषय हैं जो आप अपनी आंखों से देखते हैं आपके आसपास, चाहे वो नदी है, उपवन है, बाग हैं, मदिरा गृह हैं, कैफ़े हैं, सड़क है, बहुत सारे लोगों का जना समूह है जिन्हें आप अपना कला का विषय बना सकते हो। ऐसे कला के विषयों को उन्होंने चुना। उन्होंने पहले पुराने जो तौर तरीके कला को लेकर रहे थे, जैसे कि ये माना जाता था कि आप सिर्फ नग्न औरत को तभी बना सकते हैं जब वो कोई ना कोई पौराणिक आधार लिए हुए हो या फिर वो बाइबल बेस्ड किसी स्टोरी का कोई हिस्सा हो। अदरवाइज़ आप कोई भी न्यूड लेडी को अपनी पेंटिंग में डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन माने ने इस पुरानी रीति रिवाज को तोड़ा और उन्होंने तृण पर भोजन अपनी जो एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग के अंदर उन्होंने एक न्यूड लेडी को दिखाया जो कि दो कुलीन लोगों के बीच में, जो फ्रांस के उस वक्त के समकालीन लोगों का को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस समूह के बीच में उन्होंने जंगल में उन्हें बैठे हुए दिखाया। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने उनकी पेंटिंग की निंदा की। अगर इस बात की शुरुआत की बात करें तो 1863 के अंदर सबसे पहले बहुत सारे कलाकारों की पेंटिंग्स उस वक्त राष्ट्रीय कला संस्था के द्वारा नकार दिया गया था, क्योंकि उनके जो एक स्टैंडर्ड उन्होंने एक फिक्स कर दिया था एक अच्छी पेंटिंग के लिए, वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर रही थी। इतने बड़े स्केल पर करीब 4000 पेंटिंग्स को एकदम से नेशनल आर्ट सोसाइटी ने नकार दिया था। इस वजह से जिन कलाकारों की पेंटिंग्स को नकारा गया उनके अंदर एक विद्रोह हुआ और उन्होंने यह कहा कि वो अपने लेवल पर एक इंडिपेंडेंट एग्जीबिशन बनाएंगे। हालांकि उस वक्त के राजा ने भी उन्होंने इस चीज़ का समर्थन दिया और ऐसा करके एक एग्जीबिशन लगाई गई जिसका नाम रखा गया था अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी। इसके अंदर माने के तृण पर भोजन पेंटिंग को एग्जिबिट किया गया था, जो कि बहुत ही बड़ा विवाद का विषय रही थी। इसके बावजूद माने ने फिर भी अपनी कला का जो तौर तरीका है बदला नहीं, उसी तरीके से वो काम करते रहे। 1874 में पहली बार एक बड़े लेवल पर कलाकारों के समूह ने एक एग्जीबिशन लगाई जिसमें उन्होंने अपने तौर तरीके से कला को बनाया था, जिसमें उन्होंने पुराने विषयों को भी नकार दिया था। उन्होंने जो उनके नज़रों के सामने दिखाई देता है उन्हीं विषयों को बनाया जो कि दैनिक जीवन से लिए गए थे, जिसके अंदर उगते सूरज का चित्र था, बहुत सारे समुद्र तट के किनारों का चित्र था, नदियों के किनारों का चित्र था, लोगों का मुद्रा गिरोह के अंदर चित्र बनाए गए और डेली लाइफ के अंदर जो भी चित्र बनाए जाते थे उनको वहाँ पर डिपिक्ट किया गया। ऐसे दैनिक विषयों को उन्होंने अपनी चित्रकला का विषय बनाया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विद्रोह उनके खिलाफ रहा कि इस तरीके के बहुत ही साधारण विषयों को लेकर आप चित्र कर रही हैं तो उन्हें एक उच्च कला नहीं माना जा सकता। लेकिन उन्होंने उनके इस चीज़ को नकारा नहीं। विषय को लेकर अगर मैं बात करूँ तो उनके विषय रहे थे जैसे कि नीलकमल का तालाब, वाटर लिली जो कि क्लाउड मोनेट की बहुत बड़ी सीरीज़ रही है। उसके बाद बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई जिसमें कि मुद्रा ग्रह को दिखाया गया, स्ट्रीट के अंदर गलियों के अंदर लोगों का जमावड़ा, ऐसे बहुत से साधारण चित्रों को उन्होंने अपना विषय बनाया। रंगों की अगर बात की जाए तो बहुत ही सौम्य सोबर रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि नीले रंग की विभिन्न छटाओं को देखा जा सकता है। कहीं कहीं पर लाल और चटकीले पीले रंग का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनके साथ बहुत ही लाइट कलर का इस्तेमाल करके उन्होंने उनको पूरी पेंटिंग को जो है बैलेंस कर दिया है। कहीं भी बहुत ज़्यादा भड़कीलापन हमें नज़र नहीं आता है इस प्रभाववादियों की पेंटिंग्स के अंदर। रंग को लेकर अगर बात की जाए तो उनका मानना था कि कोई भी जो रंग है उनको मिश्रित करके ना लगाकर बल्कि अलग अलग ब्रश के स्ट्रोक के साथ अगर कलर लगाए जाएं तो वो बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट देते हैं बजाय कि मिश्रण किए हुए रंगों के। और यही वजह रही कि उन्होंने रंगों को मिश्रित ना करके, उनको ब्लेंड ना करके अलग अलग ब्रश के स्ट्रोक्स उनकी पेंटिंग्स में देखा जा सकता है। टेक्निक की अगर बात की जाए तो उन्होंने वेट ऑन वेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि
गीले धरातल के ऊपर ही दोबारा से गीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रभाववाद पेंटिंग्स की विशेषताओं की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ही थिक स्ट्रोक्स लगाए गए हैं, बहुत ही गाढ़े गाढ़े पैचेस कैनवास पर लगाए गए हैं, जिसे इम्पेस्टो टेक्निक भी कहा जाता है। इम्पेस्टो टेक्निक के अंदर जो रंगों की लेयर है वो बहुत ही गाढ़ी, बहुत ही थिक लगाई जाती है। यहाँ पर वेट ऑन वेट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि गीले धरातल पर ही दोबारा से गीले स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से जो पेंटिंग्स की बाउंड्रीज जो हैं वो ब्लर हो गई थी, और ये उनका एक ख़ास तरीका भी रहा था कि वो आउटलाइन कभी भी डिपिक्ट नहीं करते थे अपनी पेंटिंग्स के अंदर। वो सिर्फ रंगों के द्वारा ही अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते थे। एक स्मजनेस, एक धुंधलापन उनकी पेंटिंग्स में देखने को नज़र आता है। जैसा कि अधकुनी आंखों से अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो वैसा ही प्रभाव उनकी पेंटिंग्स के अंदर देखने को नज़र आता है। उन्होंने मुख्य तौर पर प्लेन एयर जो लैंडस्केप्स हैं वो ही बनाए हैं। प्लेन एयर जो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है आउटडोर, मतलब बाहरी परिदृश्यों को देखकर ही उन्होंने अपने चित्र बनाए हैं। जैसे कि क्लाउड मोनेट की बात की जाए तो उन्होंने तालाब के अंदर नील कमल को बनाया है, ये उनका बहुत ही फेमस सब्जेक्ट रहा था। अगर रेनोयर की बात की जाए तो उन्होंने जलपान जलग्रहों के अंदर या फिर गली में लोगों के जमावड़ों को बनाया है। और अगर देगास की बात की जाए तो उन्होंने बैलेट, खास तौर पर बैलेट नृत्य को लेकर उन्होंने अपने चित्रों को बनाया। और चित्रों को उन्होंने जो डांस के जो मूवमेंट्स हैं, जो क्विक मूवमेंट्स हैं, वो उन्होंने वहाँ पर बनाई। ये ऐसा ही था जैसे कि प्रभाववादी प्रकाश को लेकर काम करते थे, प्रकाश के क्षण क्षण बदलते हुए चीज़ों को बनाते थे। प्रकाश को लेकर प्रभाववादी कलाकारों ने बहुत ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उनका मानना था कि वातावरण और प्रकाश, इन दोनों के बदल जाने से पूरा का पूरा सब्जेक्ट बदल जाता है, चाहे वो एक ही सिचुएशन में क्यों ना हो। जैसे कि वो एक सब्जेक्ट को चुन लेते थे और उस सब्जेक्ट को वो अलग अलग ऋतुओं में, जैसे समर सीज़न में, विंटर सीज़न में, ऑटम सीज़न में, और दोपहर के दिन, शाम के दिन या धुंध के वातावरण में वो उस चित्र को बनाते थे, जिससे कि उनके एक ही सब्जेक्ट, एक ही रेफरेंस को लेकर इतने सारे कैनवासेस क्रिएट हो जाते थे जो देखने में बहुत ही भिन्न प्रकार का वातावरण एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे। उनका मानना था कि प्रकाश जो है वही सबसे मुख्य मेन एलिमेंट है पेंटिंग के अंदर, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माने से एक बार पूछा गया कि उनके माने ने एक पोर्ट्रेट चित्र बनाया था, ग्रुप पोर्ट्रेट बनाया था, जिसमें कि एक कलाकार ने कहा कि बताइए कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए कौन है। तो माने ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके लिए प्रकाश है। उन्होंने प्रकाश को ही सबसे महत्वपूर्ण माना और कहीं ना कहीं उन्हें उसी प्रकाश का प्रभाव लेकर उन्होंने अपनी कलाकृतियों को बनाया। भाववादियों ने काले रंग को पूरी तरीके से नकार दिया था, क्योंकि साइंटिफिक वे में अगर माना जाए तो जहाँ पर ज़रा सी भी प्रकाश की रोशनी है तो वहाँ पर काला रंग नहीं रह सकता है, क्योंकि सभी जब रंगों को अवशोषित कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है, तो वहाँ पर काला रंग होता है, और सभी रंगों को जब परावर्तित कर दिया जाता है तो वहाँ पर सफ़ेद रंग आ जाता है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि कहीं भी पूर्ण रूप से सफ़ेद रंग नहीं हो सकता है और कहीं भी पूर्ण रूप से काला रंग नहीं हो सकता है। और यही रीज़न रहा कि प्रभाववादी इम्प्रेशनिस्ट जो आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग के अंदर सफ़ेद रंग के अंदर हमें पीली, नीली, हरी आभाएं नज़र आती है, और प्रकाश के रंगों में उन्होंने पीले रंगों का इस्तेमाल किया है, सफ़ेद रंगों को मिक्स ना करके, बल्कि रंगों की अलग अलग स्ट्रोक से उन्होंने उसको बयां किया है। अगर छाया की बात की जाए तो उन्होंने वहाँ पर काला रंग इस्तेमाल ना करके नीले, जामुनी, बैंगनी, मतलब नीले ब्लू कलर्स की उन्होंने बहुत सारी टोन, उन्होंने शेड्स उन्होंने यूज़ की है, जिससे कि उन्होंने छाया का प्रभाव दिखाया है। वहाँ पर उन्होंने काले रंग को नकार दिया, काला रंग उन्होंने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। प्रभाववादियों का मानना था कि कहीं भी कोई भी एक कलर पूर्ण रूप से, मूल रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि कहीं ना कहीं उसमें उसके पूरक रंग की छटा भी दिखाई देती है। और यही वजह रहा कि जब भी वो पीला रंग इस्तेमाल करते थे, कहीं ना कहीं उसके नज़दीक नीले रंग का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो पीला रंग और भी ज़्यादा उभर कर आए। जब वो लाल रंग का इस्तेमाल करते थे तो उसके कहीं नज़दीक हरे रंग का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो चीज़ और भी ज़्यादा तेजस्वी, और भी ज़्यादा ब्राइट आए, क्योंकि उनका मानना था कि पूरक रंगों का इस्तेमाल करने से मूल रंग का प्रकाश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। भाववादियों को शुरुआती तौर में एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों ने। उनको अलग अलग नाम दिए गए, उनकी पेंटिंग्स को आयरॉनिकल वे में, उनका व्यंग्यात्मक तरीके से उनका नाम दिया गया। कहीं पर उनको नृत्य शैली नाम दिया गया, दैट इज़ द स्कूल ऑफ आइज़। तो किसी ने कहा कि प्रभाववादियों की पहली जो एग्जीबिशन रही थी वो नादर, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र थे, उनके स्टूडियो में लगाई गई थी। वहाँ पर 30 कलाकारों ने हिस्सा लिया और उनकी करीब 165 चित्राकृतियों को प्रदर्शित किया गया था। प्रभाववादियों की सबसे पहली एग्जीबिशन जो लगी
1874 में वहाँ पर एक कला समीक्षक लुई लेरॉय ने एक मैगज़ीन शारीवारी नाम की मैगज़ीन के अंदर उनके लिए एक आर्टिकल लिखा, जो कि बहुत ही आयरॉनिकल वे में लिखा गया था, बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया था, जिसमें उन्होंने उनको टाइटल दिया प्रभाववादियों की प्रदर्शनी। उन्होंने बार बार उनकी जो पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए प्रभाववादी, प्रभावात्मक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे कि उनका नाम प्रभाववादी पड़ा, और यहीं से हम उन्हें इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं।